वही इमारतें हैं जिन्हें निशाना बनाकर 27 सितंबर को इजराइल ने हमला किया था। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इन्हीं इमारतों के बीच एक बिल्डिंग के नीचे बंकर में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। इजराइल ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारने के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों और इजरायली सेना को जैसे ही हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता लगा और उसके वहां होने की पुष्टि हुई, इजरायल ने फौरन एक साथ कई लड़ाकू विमान भेज उस इमारत पर भयंकर बमबारी की। इजरायली सेना की ओर से की गई ये बमबारी इतनी भयंकर थी कि चंद सेकंड में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और उस बिल्डिंग के कई फीट नीचे मौजूद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और उसके बाकी साथी मारे गए। बता दें कि इजराइल हमले के वक्त हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह के साथ उनकी बेटी ज़ैनब भी मौजूद थी, जिसकी इस हमले में मौत हो गई। इस हमले के 2 दिन बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की डेड बॉडी मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरुल्लाह के शव को हमले वाली जगह से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह के शरीर पर हमले के सीधे निशान नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत की वजह तेज धमाके से हुआ ट्रॉमा है। बताया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह का शव देखकर वहां मौजूद लोग और हिजबुल्लाह के लोग चीख मार मार कर रोने लगे, मातम करने लगे। हिजबुल्लाह चीफ बनने के बाद हसन नसरुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए, जिसके बाद वो इजराइल की हिट लिस्ट में थे। हालांकि साल 2006 में इजराइल के साथ युद्ध के बाद नसरुल्लाह सार्वजनिक जगहों पर कम ही दिखते थे। हाल ही में हसन नसरुल्लाह ने 19 सितंबर को इजराइल के हमलों के बाद भाषण दिया था, जिसमें लेबनान में हुए धमाके को इजराइल की ओर से युद्ध का ऐलान बताया गया था। हालांकि अब हसन नसरुल्लाह की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा है। वहीं अब मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल ठीक। IDF इंटरनेशनल इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक एयर स्ट्राइक में बेरूट के बिल्कुल बीच में हिजबुल्लाह के जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, उनकी देहांत कर दी और भी लीडर मारे गए। टीवी में भी दिखाई दे रहे हैं आजकल, और हिजबुल्लाह ने भी मान लिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट 1984 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को नहीं चाहते, ये गलत है, और इजराइल के ऊपर उन्हें आक्रमण किया। ईरान भी कहता है कि ये इजराइल को हम एक दिन खत्म करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं। ये टेररिस्ट उग्र ऑर्गेनाइजेशन, उग्रवादी जो है, हमास मान लीजिए गाजा में, हिजबुल्लाह मान लीजिए इधर, हूती मान लीजिए, तो इनकी जो लीडरशिप है और जो लोग हैं, उनके मन में है कि उग्रवादी हिसाब से हम अपना फैसला कराएंगे। तो ये हो गया है, लीडरशिप नहीं है। लेकिन उग्रवादी के लीडरशिप चल जाता है, क्योंकि इनके जो लोग हैं उनके दिल में है कि हम ये जो हमारा लक्ष्य है वो हम लेके रहेंगे। हिजबुल्लाह का लक्ष्य है कि वो इजराइल को तंग करके रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इजराइल की वहां फसला बिल्कुल ठीक नहीं है और ईरान उसकी मदद करता है। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद से पूरी दुनिया की निगाहें ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं। सुनिए इस पूरे मामले पर रिटायर्ड जनरल GD बख्शी का क्या कहना है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस 1 साल से लगातार लड़े आ रहे हैं, मोबिलाइज हो चुके हैं। 1 साल हो गया, वो भी थक रहे हैं, उनको भी वापस इंडस्ट्रीज पे जाना है, इकोनॉमी का ख्याल करना है। तो कब तक इजराइल सस्टेन कर सकता है? क्या ये स्टेमिना की लड़ाई होगी कि किस में स्टेमिना ज़्यादा है? वो जो शिया हैं वो तो बहुत सारी सफरिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं वो बिल्कुल, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए खास। तो अब ये शायद जो स्टेमिना की लड़ाई हो जाए कि कौन ज़्यादा देर टिक सकता है। और जब अगर आज जो है वो पुष्टि कर रहे हैं कि हमने नासरुल्लाह हसन को मार डाला है, टॉप लीडर इसके, तो हिजबुल्लाह भी गुहार लगा रहा है ईरान को, मेरे आका बचाओ। उसने हथियार दिए, रिंग ऑफ फायर बनाया है चारों तरफ इजराइल के। ईरान ने प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंटली वो खुद नहीं लड़ना चाहता जब तक कि उसकी सॉवरेन टेरिटरी पे हमला ना हो। ठीक है, तो इसके चलते उसने अप्रैल में एक झटका दिया था कि साहब हम भी पलटवार कर सकते हैं, ये मत सोचना कि आप ही एक हो जो मार सकता है।
तो इज़राइल भी तब से बड़ा इच्छुक है कि किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए, हिजबुल्लाह को इतना प्रोवोक किया जाए कि वो लड़ाई को बढ़ाए, मजबूर करें अमेरिका को लड़ाई में आने में, और फिर अमेरिका और इज़राइल मिलकर ईरान का बैंड बाजा बजा दे। इससे एस्कलेशन बहुत भारी हो सकती है। मुझे तो अंदेशा है कि अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह अपने मिसाइल स्ट्राइक्स को बढ़ाएगा। मैं नहीं समझता कि वो चुपचाप से धूल चाट लेंगे, थूका चाट लेंगे और कह देंगे हाँ जी हम सीज़ फायर मान गए, हम हट जाएंगे, जब तक उनको बहुत खासा दर्द ना हो, राइट। तो क्या ये जो पनिशमेंट लेवल है वो काफ़ी है? अब वो भी हर रोज़ कुछ ना कुछ रिटेलिएट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रिटेलिएशन नहीं है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि या इफेक्टिवनेस ऑफ इजराइलीज काउंटर स्ट्राइक्स है या डेलिबरेट डिसीजन नॉट टू एस्केलेट, क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो मॉडरेट हैं और जो यूएन जनरल असेंबली में जाके बोला कि इज़राइल हमको प्रवोक कर रहा है, हमको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि हम कुछ करें जिससे वो और अमेरिका मिलके हम पे स्ट्राइक करें, तो हम इतने अक्लमंद हैं कि हम इसमें झांसे में नहीं पड़ेंगे। कब तक नहीं पड़ेंगे? कब तक ह्यूमिलिएट होंगे अपने लोगों के सामने? भाई आफ्टर ऑल वो भी आंसरेबल है अपनी पब्लिक को, और रूस चीन का भी बड़ा हाथ रहेगा इसमें कि वो कितना इनको ताकत देते हैं, क्या वो इनको आर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग इज़राइल का पलटवार सह सके। गौरतलब है कि रूस ने अपनी S-400 मिसाइल बैटरी भेज दी यहाँ पे कि वो इज़राइल के जवाबी हमलों को थोड़ा डेंट कर सके। अमेरिका की एड के बगैर इज़राइल ईरान पे हमले नहीं कर सकता। उसको कितना लंबा फासला जाना है, कई देशों के ऊपर ओवरफ्लाइट करनी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के टैंकर चाहिए। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इज़राइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा, ठीक है। तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्कलेशन इतनी बढ़े, ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्कलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकॉनमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेगी, काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकॉनमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इजराइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी। लेबनान में हिजबुल्लाह के बाद इजराइल ने यमन पर भी हूती विद्रोहियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, यानी अब जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। बाइडेन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इजराइल से अफ़गानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया, और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है, और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू ही शुरू है। तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये बहुत क्रूशल है। कितना पलटवार में एस्केलेट करना चाहता है हिजबुल्लाह, या ईरान आना चाहता है, या वो समझ गए कि साहब हम इज़राइल पे काबू नहीं पा सकते, इज़राइल की शक्ति सैनिक ताकत बहुत ज़्यादा है। इज़राइल भी कीन है कि अपनी डेटरेंस को री-एस्टैब्लिश करने के लिए। कूटनीतिक मायना तो ये है कि अगर अनरिस्ट्रेंड एस्केलेशन हो जाती है, ऑल आउट वॉर मिडिल ईस्ट में हो जाती है, ईरान, उसके प्रॉक्सीज, हौती, हिजबुल्लाह और हमास, ये सारे टूट पड़ते हैं। शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में हैं वो भी टूट पड़ते हैं, और वहाँ तुर्की बड़ी थ्रेटनिंग नॉइज़ेस वो कर रहा है। वो भी सुल्तान एर्दोगान अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। वो कह रहे टूट इस्लामिक अलायंस होनी चाहिए, अब कह रहे हैं ह्यूमन अलायंस होनी चाहिए, इज़राइल को नाज़ी रिजीम करार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो क्या उनमें टूट पड़ने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है? क्या तुर्की और इज़राइल
मिलकर कुछ करेंगे। रूस किस हद तक सपोर्ट करेगा, चीन किस हद तक सपोर्ट करेगा, अभी आने वाले दिनों में ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। और अगर इस टाइप की एस्केलेशन होती है तो जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी पे हिट होगा, ऑयल की प्राइसेस चढ़नी शुरू होंगी, दे कैन गो थ्रू द रूफ। और ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो जाएगी। इकोनॉमी जो पहले तो कोविड से चरमरा गई थी, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से चरमराई, फिर जो हाउतीज हमला कर रहे हैं रेड सी पे, सारी जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से होके जा रहा है, कॉस्ट बढ़ गए हैं, वो सब बढ़ गया है। तो इस एस्केलेशन से इकोनॉमिक नुकसान तो दुनिया भर का होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का होगा, अमेरिका का होगा, मिडल ईस्ट का होगा, इजराइल का होगा। और किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए, लगता है कि अमेरिका और यूरोप तो आमादा हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 2 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 3 भी हम करेंगे और दुनिया भर को भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, मॉरल लेक्चर देंगे कि भाई रैशनैलिटी का इस्तेमाल करो, रीज़न का इस्तेमाल करो। और खुद देखो साहब कर क्या रहे। फिलहाल अब दुनिया की नजरें हिजबुल्ला और ईरान के अगले कदम पर है। ये भी देखना होगा कि इजराइल की क्या प्लानिंग रहती है। क्या वो हमास चीफ हानिया, हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह के बाद फिर किसी को इसी तरह निशाना बनाता है, या फिर अब सीधी जंग ईरान और इजराइल में देखने को मिलती है।